हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको चैप्टर करवा रहा हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा जी, अब तक के लेक्चर में हमने देखा कि कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाई, फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स को देखा, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स थे, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स थे, कार्बन की टेट्रावैलेंसी नेचर को देखा, उसके बाद हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को देखा। आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी एनसीईआरटी में कैरी किया हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मेन को टॉपिक बनता है ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसकी अगर हम बात करें, वर्सेटाइल शुरुआत जो वर्ड हमें दिया हुआ है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का क्या मीनिंग होता है? वर्सेटाइल का मीनिंग होता है एक्सेप्शनल, अद्भुत, डिफरेंट, कुछ भी हम इसे नाम देना चाहें, समझना चाहें। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अब इसको जोड़ें एक्सेप्शनल नेचर ऑफ कार्बन से। डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन मींस हमने देखा हमारी पीरियोडिक टेबल में ये काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं, कईयों के नाम हमने देखे होंगे 9th क्लास में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हमने देखा है, सुना है। लेकिन यहाँ पे हमने जैसे चैप्टर का नाम ही शुरू कर रखा है कार्बन से, एक कंप्लीट चैप्टर, एक कंप्लीट यूनिट हमारी कार्बन पे है, उसके कंपाउंड्स पे है, तो ये तो स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया था कि कार्बन एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। काफी अच्छा एक नया मतलब टॉपिक हमारे सामने है कार्बन से रिलेटेड, तो अब उसके रीजंस देगा। अब यहाँ पे इस हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि जो कार्बन का जो नेचर है वो एक्सेप्शनल है, वो डिफरेंट है दूसरे एलिमेंट से। वो क्यों है, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। एनसीईआरटी में हमें इसके 2 रीजन दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 4 रीजन बताऊंगा। 2 रीजन आपको एक्स्ट्रा बुक्स में मिल सकते हैं, बाकी आप एनसीईआरटी के जो 2 हैं पहले मैं वो करवाऊंगा, फिर अदर 2 करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में, सबसे पहली हेडिंग होती है कैटिनेशन। इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन, डेफिनेशन भी अपने आप में नया वर्ड है हमारे सामने। अभी 10th वर्ड में 9th के हिसाब से देखें, 9th 10th के हिसाब से एक नया वर्ड है कैटिनेशन। कैटिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं कैटिनेशन। इस चीज का क्या मतलब है? अब एक नया वर्ड फिर हमारे सामने आ गया। पहले वर्सेटाइल को पढ़ा, फिर कैटिनेशन एक नया वर्ड आया, फिर अब हमारे सामने एक आ गया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब है अपने आप से बॉन्ड बनाना, अपने आप से बॉन्ड बनाना। इस चीज का क्या मतलब है? अब एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है। कहते हैं कि जैसे कार्बन है, कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बनाना, कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बनाना, अपने आप से यानी कि सेल्फ लिंक्ड होना, कार्बन से कार्बन का लिंक होना, उसे नाम दिया गया है कैटिनेशन। कहते हैं जो कैटिनेटिंग पावर है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है, ये सभी एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, कार्बन की बेस्ट होती है। मींस कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अकेले कार्बन का कंपाउंड देखें वो भी स्टेबल है, नॉन है, मिलता है। अगर हम 2 कार्बन का कंपाउंड देखेंगे आगे, वो भी मिलेगा। 3 कार्बन का कंपाउंड देखेंगे, वो भी मिलेगा। हम यहां n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी आपस में जोड़ सकते हैं। आप बिलीव करेंगे, सिंगल कार्बन का कंपाउंड भी स्टेबल है, 2 कार्बन का कंपाउंड भी स्टेबल है, 3 का भी स्टेबल है, आगे 4 पढ़ेंगे, 5, 6 का भी पढ़ेंगे, वो भी स्टेबल कंपाउंड्स हैं। इवन दैट अगर हम n नंबर ऑफ कंपाउंड्स, n मींस बहुत सारे, अगर हम बहुत सारे कार्बन एटम्स को भी ज्वाइंट कर दें तो वो स्टेबल कंपाउंड्स देते हैं। इस प्रॉपर्टी को n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपस में जुड़ रहे हैं, एक के साथ एक कार्बन जो जुड़ रहा है, उसे ही नाम दिया गया है कैटिनेशन, उसे नाम दिया गया है कैटिनेशन। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ कार्बन में ये प्रॉपर्टी है? नहीं, ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी है, ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी है, लेकिन सिलिकॉन 6 या 8 सिलिकॉन तक ही कंबाइन कर सकता है, उसके बाद वो स्टेबल नहीं रहता। लेकिन कार्बन जो है वो स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करता है अपने आप से बॉन्ड बना के, इसलिए हम इसे कहते हैं कि बेस्ट इसी में ही होती है कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सेकंड, इसमें एक बात बता रहा हूं, कैटिनेशन में ही कहता है, कैटिनेशन में हमें स्ट्रेट चेन वाले कार्बन वाले भी कंपाउंड मिल जाएंगे हमें।
ये स्टेट चेन जुड़ी हुई है आपस में। हमें ब्रांच चेन वाले भी मिल जाएंगे कंपाउंड, आगे हम पढ़ेंगे। ये ब्रांच लगी हुई है, इसमें हमें 3 कार्बन की रिंग्स, 4 कार्बन की रिंग्स, 5 कार्बन की रिंग्स, ऐसे ही 6 कार्बन की रिंग्स, इन रिंग्स वाले कंपाउंड भी मिल जाएंगे। ये सारी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी तो है। यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, सभी में कार्बन ही तो कार्बन से ज्वाइंट है। यहां स्टेट लाइन में ज्वाइंट है, यहां ब्रांच आ गई, यहां रिंग्स की फॉर्मेशन कर रहा है, चाहे 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है तो सभी में कार्बन ही ज्वाइंट, एक कार्बन से दूसरा कार्बन। इसी को तो नाम देते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मेरी बात को नोट डाउन करें, ध्यान से सुने। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, और इसका मतलब है अपने आप से बॉन्ड बनाना, मींस कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बनाना, जिसके कारण उसने स्टेट चेन वाले कंपाउंड, ब्रांच चेन वाले कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात मैंने इसमें और आपको दी कि सिलिकॉन भी 6 से 8 तक की चेन बना सकता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता, कार्बन स्टेबल होता है। इसका कुछ रीजन है कार्बन की स्टेबिलिटी के, कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है कार्बन में बेस्ट है। उसके क्या रीजन है? उसका पहला रीजन, इसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने के कारण जो बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच का, जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। सेकंड हम बात करें कार्बन कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होती है, या सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही लिखें अभी इसको, अगर डबल बॉन्ड के भी मिलेंगे सॉरी आपको एग्जांपल्स। कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनती है हमारे पास। थर्ड इसका एग्जांपल हमारे पास, इसका जो कंसेप्ट है वो है यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहते हैं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूनिक है, डिफरेंट है, एक्सेप्शनल है। थोड़ा सा नेचर में इसका फर्क है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, लूज और गेन वाली बात की, शेयरिंग वाली बात की। जिसने कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पढ़ा इसकी यूनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो अपनी इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट नंबर वीडियो को देखें कार्बन के ऊपर, उसमें आपको समझ में आएगा। उसमें कंप्लीट यही डिस्कस किया हुआ है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यूनिक कैसे है। ये थर्ड पॉइंट को मैंने वहां मेंशन किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में अपने। तो ये सारी बात आपको कैटिनेशन के ऊपर समझ में आनी चाहिए कि कैटिनेशन का मतलब क्या है, कैटिनेशन बढ़िया क्यों देता है, कि स्मॉल साइज का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, जिसके कारण कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। पहली बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए बात। देन सेकंड प्रॉपर्टी में अगर हम मूव करें, सेकंड जो कंसेप्ट है वर्सेटाइल नेचर में, वो है टेट्रावैलेंसी। सेकंड अगर हम बात करें कि कार्बन का जो नेचर है, कार्बन का जो नेचर है वो एक्सेप्शनल है, अलग है, वो क्यों है, उसका सेकंड रीजन आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स हमने पढ़ा हुआ है 4, वैलेंसी को वैलेंसी से ही लिखते हैं, और इसके बारे में भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है डिटेल में, सारी बातें वहां डिस्कस की थी। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में। 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ना इसने लूज किया ना गेन किया, इसने शेयरिंग की, कोवलेंट बॉन्ड बनाई, और जब कई सारे एटम्स ज्वाइंट हो सकते थे, और कैटिनेशन के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी को पढ़ा कि जब एक कार्बन से अदर कई सारे कार्बन से एटम ज्वाइन हो सकते हैं, कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी को पढ़ा। इस टेट्रावैलेंसी इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कई बच्चे कह देते हैं कि ठीक है जी सिलिकॉन भी तो है, सिलिकॉन भी तो टेट्रावैलेंट है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। बेटा सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होने से वो कार्बन की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम को देख लें आप, 4 मिलेंगे आपको। कार्बन की अगर हम आगे बात करें, ये सारी, ये ग्रुप 14 है कार्बन का। कार्बन सिलिकॉन हमने 9 तक पढ़े हुए हैं, ठीक है। जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, इन सभी में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर। ये नहीं कि सारे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन में डिस्कस करेंगे या कार्बन की प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से उसका बिहेवियर एक्सेप्शनल नहीं होगा, ये भी एक रीजन है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन भी वर्सेटाइल नेचर को ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन करता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ एक अकेला 4 इलेक्ट्रॉन्स का ही होना ये इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता, कि 4 इलेक्ट्रॉन उनके पास भी है, ठीक है। यहां पे सबसे पहला हमने समझाया कैटिनेशन, जो कि कार्बन की सबसे बेस्ट है। सेकंड हमने पढ़ा टेट्रावैलेंसी, वो भी एक रीजन है।
थर्ड हम पढ़ेंगे साइज के बारे में बात करेंगे, साइज भी एक रीजन आता है, वो आगे जैसे जैसे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, उसमें डिस्कस किया जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। अब इस बात का क्या मतलब है, ये बात को आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेगी कार्बन के और इन एलिमेंट्स के बीच में कि क्या डिफरेंसेस हैं। कहते हैं कार्बन एक लोता ऐसा एलिमेंट है, सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बना सकते हैं। कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड वाले भी कंपाउंड बना सकता है, डबल बॉन्ड वाले भी, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी। ठीक है जी, चलो समझ में आता है। इसके अलावा कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, फास्फोरस से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, इन सभी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। और इन सभी एलिमेंट्स के साथ हम देखेंगे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनके साथ इजीली मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड भी बना सकते हैं, यानी कि इनके साथ स्टेबल मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड बन रहे हैं, जो प्रॉपर्टी कार्बन ही शो कर सकता है। तो ये भी एक बिहेवियर है जो दूसरे एलिमेंट शो नहीं कर पा रहे टेट्रावैलेंसी के साथ साथ। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कार्बन ही शो करता है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। बेटा जी आइसोमर्स के लिए मुझे एक कंप्लीट लेक्चर चाहिए। आइसोमर्स एक वर्ड जो ऐसा है आपके सामने, एक छोटा सा वर्ड है आइसोमर्स, और ये हमें करना भी जरूरी है क्यों एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आइसोमर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। हमें डायरेक्ट टॉपिक नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा आइसोमर्स को, लेकिन वो आज नहीं कर सकते क्योंकि आइसोमर्स मुझे कंप्लीट समझाने के लिए, शायद टीचर्स जो हैं वो आइसोमर्स आपको साथ साथ समझा भी देते हो, लेकिन मुझे कंप्लीट एग्जाम्पल्स के साथ समझाने के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ समझाने के लिए आइसोमर्स को मुझे नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर एक टॉपिक आएगा, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। वो नेमिंग करने के बाद ही हम आइसोमर्स के टॉपिक को कवर कर सकते हैं प्रॉपरली विदाउट एनी डाउट। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आइसोमर का जो टॉपिक है आपकी क्लास के अंदर मोस्टली स्कूल्स में, क्लासेस में स्किप कर दिया जाता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, 11th-12th में काफी डिटेल में रहता है। इसके लिए टीचर को काफी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के ऊपर, लेकिन हम इसको नोमेनक्लेचर करने के बाद इस पॉइंट को दोबारा उठाएंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। यह भी एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ कार्बन ही शो करता है, दूसरे एलिमेंट शो नहीं करते। इन चार प्रॉपर्टीज को मिला के कार्बन का वर्सेटाइल नेचर एक्सप्लेन किया जाता है। पहली दो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, ये दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा बुक में आपको दी हुई हैं, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक वर्सेटाइल नेचर तो आपको समझ में आ गया होगा। वर्सेटाइल का मतलब क्या है, क्या क्या रीजंस हैं कार्बन के वर्सेटाइल होने के, 4 रीजन हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अब तक जैसे मैं अब आपको 4 लेक्चर ले चुका हूं मान लीजिए, अभी तक सिर्फ हमने ऊपर ऊपर का एक ओवरव्यू लिया, कार्बन है उसके कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन की बात कर ली, कभी कोवलेंट बॉन्ड की बात कर ली, कभी एलोट्रोप्स की बात कर ली। ये सब कुछ ठीक है हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है। अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं और शुरुआत ही जो हमारी है, नाम से समझ में आएगा आपको। अब हेडिंग जो हमारे पास आती है, अब हेडिंग ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम एक्चुअल अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को एक्चुअली अब शुरू करने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ऑर्गेनिक वर्ड हमारे सामने कौन लेके आया, कैसे इसकी डेफिनेशन बनी, क्या इसकी डेफिनेशन पहले थी अब है, क्या चेंजेस आए, सब कुछ अब हमने पढ़ना है। अब चैप्टर शुरू होता है कार्बन का, एक्चुअली अब शुरू होता है कि कार्बन चैप्टर है क्या। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एक थ्योरी से, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। अब आपका चैप्टर जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो अब शुरू हो रही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अब तक तो सिर्फ बेसिक था, एक खाना पूर्ति थी हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस की, जो हमने करना भी था, लेकिन अब शुरू करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले हम बात करें एक थ्योरी की, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स
शायद नाम से समझ में आता होगा, इतनी इंग्लिश शायद सभी को पता होगी। वाइटल का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस, मिस्टीरियस फोर्सेस। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? अद्भुत। फिर वही इसको हम एक्सेप्शनल भी बोल दें, डिफरेंट बोल दें, कोई नहीं, चल जाएगा हमारा काम। यहाँ पे हमें यहाँ वर्ड का मीनिंग समझना है, अपनी इंग्लिश को नहीं सुधारना, इंग्लिश के ऊपर बात नहीं करनी, सिर्फ हमने यहाँ पता होना चाहिए वाइटल फोर्स थ्योरी इसके नाम से क्या कहना चाहता है। वाइटल फोर्स मीन्स मिस्टीरियस फोर्सेस, अद्भुत फोर्सेस। अब एक ये थ्योरी आई जो कि बर्जीलियस ने हमें दी थी। किसने दी थी ये थ्योरी हमें? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने क्या बताया? इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में क्या बताया? इसने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरल कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। दे हैव सम मिस्टीरियस फोर्सेस, उनके बीच में मिस्टीरियस फोर्सेस हैं, उनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं हो सकते। मेरी बात को ध्यान से दोबारा सुनेंगे, समझेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी पहली थ्योरी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, बर्जीलियस ने दी। इस थ्योरी में उसने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी प्लांट्स एनिमल्स में, एवरीथिंग जो हम देखें, हम कार्बन से मिलकर बने हैं, प्लांट्स कार्बन से मिलकर बने हैं, कुछ भी चीज जो है वो कार्बन है। इसने कहा कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, उस टाइम तो चलो सॉरी कार्बन वर्ड तो था ही नहीं, इसने कहा जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक वर्ड को हमने कैसे लिया? कहता है कि उनमें कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस हैं, वो ऐसे फोर्सेस से मिलकर बने हैं जो नेचुरल नहीं, वो नेचुरल हैं, आर्टिफिशियली उनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लैब में उनको नहीं बनाया जा सकता। ये वाइटल फोर्स ने कहा फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर दिस कंपाउंड्स। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, जर्मन साइंटिस्ट था वूलर। वूलर ने क्या किया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वूलर ने क्या किया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर हुआ था वो था यूरिया। क्या था? यूरिया। और यूरिया कहां मिलता है? यूरिन ऑफ एनिमल्स में। यूरिया कहां मिलता है? यूरिन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जो यूरिन होता है ऑब्वियस है कि नेचुरल है, उसमें एक कंपाउंड मिलता है, मेन जो कंटेंट होता है यूरिया, वो इसने लैब में प्रिपेयर किया। जब एक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हुआ, इट मींस फर्दर भी हो सकते हैं। वूलर ने कहा कि इन कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है, इनके बीच में कोई मिस्टीरियस फोर्सेस नहीं है। बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा कि इनमें मिस्टीरियस फोर्सेस हैं, ये लैब में प्रिपेयर नहीं होंगे। लेकिन वूलर ने जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और उसके बाद कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बने, क्योंकि जब एक चीज नहीं बनती है ना तो सारे उसके पीछे भागते हैं कि हम भी बनाएंगे। तो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनिशियल स्टेज पे बनने शुरू हुए, तो उसके बाद क्लैरिफाई हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लैब में बन सकते हैं, उनके पास कोई ऐसे मिस्टीरियस फोर्सेस नहीं है कि जो नेचुरल ही हैं, वो आर्टिफिशियल प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। तो सबसे पहले मैं आपको यूरिया जो बनने की स्टेट वो है रिएक्शन, वो बताऊंगा कि यूरिया कैसे प्रिपेयर हुआ। ये एक्स्ट्रा बुक्स में हमें मिलेगी रिएक्शन। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिलेबस में नहीं है यूरिया की रिएक्शन, लेकिन एक्स्ट्रा बुक के हिसाब से हमें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि फर्स्ट कंपाउंड है जो हमें देखने को मिला, एटलीस्ट उतना तो हमें पता हो। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये है जी अब पोटाशियम साइनेट, दोनों को रिएक्ट किया, यहां से मिला अमोनियम साइनेट प्लस में पोटाशियम क्लोराइड बाहर निकल गया। फिर हमने क्या किया? अमोनियम साइनेट इसको लिया, इसको हमने हीट किया, रीअरेंज किया, फिर हमें मिल जाता है ये NH2CONH2। कई बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, चाहे इस तरह लिखो चाहे वैसे लिखो, एक ही बात है। ये हमारे सामने बना फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पुरानी डेफिनेशंस थी अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, कि दीज आर दोज कंपाउंड्स विच आर नेचुरल, दीज आर नेचुरल कंपाउंड्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली। ये पुरानी डेफिनेशन थी जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं। बट आफ्टर वूलर, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, स्टेटमेंट में चेंज आया, इसको हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं जो मैं लिखवा रहा हूं।
या इसे न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। न्यू डेफिनेशन कह दो, मॉडर्न डेफिनेशन कह दो, कुछ कोई भी डेफिनेशन इसको नाम दें, मॉडर्न डेफिनेशन कह दें, न्यू डेफिनेशन कह दें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या थी इसको आप लिखेंगे आराम से, दीज आर दोज कंपाउंड्स which are made up of carbon, hydrogen and their derivatives। इसमें भी कुछ बातें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहते हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के मिलके बने हैं, हाइड्रोजन के मिलके बने हैं और उनके डेरिवेटिव के मिलके बने हैं। डेरिवेटिव का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन तो आएंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, साथ में ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, फॉस्फोरस आ सकता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये नॉन मेटल्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये नॉन मेटल्स भी इनके साथ आ सकते हैं, तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मैं दोबारा बताऊं, इस चैप्टर को हमने शुरू किया वाइटल फोर्स थ्योरी से अपने मेनली। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, दीज आर मेड अप ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्सेस। बट वुलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया यूरिया, जिसकी रिएक्शन मैंने आपको लिखवा दी है, ये हमारे सामने इसकी रिएक्शन है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई डेफिनेशन आई। वो डेफिनेशन क्या थी कि ये वो कंपाउंड्स है जो कार्बन के मिलके बने हैं, हाइड्रोजन के मिलके बने हैं और उनके साथ में उनके डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं। डेरिवेटिव्स मीन्स ये नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स भी आ सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर मैं चैप्टर को आगे प्रोसीड करता हूं। इस वीडियो को पॉज करें, एक बार सारा नोट डाउन कर लें। अब क्या है बेटा जी, थोड़ा सा जब चैप्टर नया शुरू होता है ना, कोई भी जब उस चीजों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, टाइम लगता है समझ में आने में। अब हमने चैप्टर शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया, अब चौथी लेक्चर में हमारा चैप्टर शुरू हुआ है मेन। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को पढ़ा है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इनके और ब्रांचेज हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स की जो ब्रांचेज है हमारी, नोमेनक्लेचर है, आइसोमर्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम बात करें, इनकी कुछ सब कैटेगरीज हैं कंपाउंड्स की, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, रिंग वाले हैं, एरोमेटिक हैं। इन सबको मैं आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा, तो कुछ कुछ चैप्टर प्रॉपरली समझ में आना शुरू होगा। उसके अलावा फिर भी मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, जो 2 मिनट की मैं बात आपसे करूंगा। जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाई या उससे पहले 4 मिनट का 5 मिनट का हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था चैनल का, वो वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। उसमें भी मैंने आपको एक बात कही थी, ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, या यूं कहें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेटर मैं एक बात कहूं आपको कि बिना स्टूडेंट्स की जो क्लास है उसका हमारा पहला एक्सपीरियंस है। क्योंकि इसमें हम स्पीड को मेंटेन करना, बच्चों के एक्सप्रेशंस हैं उनको जज नहीं कर सकते, क्योंकि जब बच्चे होते हैं क्लास में तो उनके एक्सप्रेशंस उनसे जजमेंट हो जाता है कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, या क्या हमें पढ़ाना है, कितना हमें पढ़ाना है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो ये इन क्लासेस में थोड़ा सा हमारे लिए भी नया है जजमेंट को करना। प्लीज अगर आपको लगता है कि स्पीड तेज है या क्या टॉपिक हमें और इंप्रूव करना चाहिए, इसके अंदर और कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक के एडिशन करना चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं, आने वाले जो टॉपिक हैं, बहुत सारे लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड करने हैं, बहुत सारी क्लासेस हमने आपको पढ़ानी है, तो उसमें एक्चुअली हम उसको इंप्रूव करेंगे। तो नया एक्सपीरियंस है, तो मैं भी चाहता हूं कि आप थोड़ा सा, अगर कुछ प्रॉब्लम 19-21 कभी दिखती है आपको, कोई भी उन हमारे एक्सप्लेनेशन में आपको शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइटनिंग में, साउंड में, कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट करें, ताकि हम आने वाली वीडियोस में उसको क्वालिटी को भी और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। हाँ जी बेटा जी, अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के, हाइड्रोजन के और उनके डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं। इसमें भी हम एक बात कोर करते हैं अभी आगे, जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले कैटेगरी आती है हाइड्रोकार्बन्स की। सबसे पहली कैटेगरी आती है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन ही हो गया,
तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि दीज आर दोज कंपाउंड्स, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसमें डेरिवेटिव्स यूज नहीं होंगे, इसमें सिर्फ हमारे पास दो ही एलिमेंट आएंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक स्पेशल कैटेगरी का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव्स ऑब्वियस है कि ऑर्गेनिक ही होंगे, लेकिन विदाउट डेरिवेटिव अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन का नाम दिया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, ये हमारे सामने एक हाइड्रोकार्बन ही है, ये हमारे सामने एक हाइड्रोकार्बन ही है, ये हाइड्रोकार्बन ही है, C2H2 ये भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनके अलावा अगर हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स के साथ, C6H12O6 ग्लूकोज, CH3CH2OH अल्कोहल जिसमें ऑक्सीजन आ रहा है, CH3COOH एसिटिक एसिड विनेगर, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हम देखें, ये हमारे पास वो एग्जांपल्स हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो आगे और भी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रोजन आएगा, जैसे यूरिया है नाइट्रोजन आ रहा है वहां पे, ऑक्सीजन भी आ रहा है वहां पे। तो जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आगे आपको नए नए एग्जांपल्स देते जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। यहां तक आपको हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बात करें कि जो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारे पास आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड हमारे सामने आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, उन्हें हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक आता है अनसैचुरेटेड। इसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का नाम क्यों दिया, आगे रिएक्शंस में बताऊंगा मैं। आगे जब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएंगे तो उसमें बताऊंगा कि सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड ही क्यों कहा, और आगे हम अनसैचुरेटेड किनको कहते हैं उनके बारे में भी आगे क्यों कहा वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आने वाली वीडियोज के अंदर। दीज आर दोज हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें या तो डबल बॉन्ड होगी या ट्रिपल बॉन्ड हमारे सामने होगी। हमारे सिलेबस में डबल बॉन्ड होगी तो भी अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो भी अनसैचुरेटेड है। इनके एग्जांपल्स भी हम आगे पढ़ेंगे, C2H4, C2H2। अभी आप इतना ही ध्यान रखें, बाद में इन एग्जांपल्स को आप खुद भी लिख पाएंगे। जब हम नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो इन एग्जांपल्स को आप खुद लिख सकते हैं। जब हम होमोलोगो सीरीज पढ़ेंगे इन एग्जांपल्स को आप खुद लिख सकते हैं, सैचुरेटेड के भी अनसैचुरेटेड के। अब अभी आपको सिर्फ एक बार याद करने होंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के यहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे सारे वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए। ये 4 वैलेंसीज बनाता है ना, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएंगे हमारे पास। तो बेटा जी आज का टॉपिक जो था सबसे पहले वर्सेटाइल नेचर पे था, फिर हमने वोलर की बात की, बर्जीलियस की बात की, उसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरी की बात की, 4 पॉइंट उसमें पढ़े वर्सेटाइल नेचर में। तो आज के लेक्चर में सबको आई थिंक समझ में आया होगा, और आने वाली वीडियोस आपको जो हैं और कुछ ना कुछ समझाएंगी। तो प्लीज़ इस सीक्वेंस को नोट डाउन करते रहें। इस सीक्वेंस को जो सीरीज चल रही है हमारी एक कार्बन चैप्टर की, तो इसे कॉन्टिन्यूस देखते रहें। हमारी नेक्स्ट वीडियो लेके हम जल्दी ही आएंगे आपके सामने। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।